हेलो एवरीवन। अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट्स की जो समस्या थी, उस समस्या को देखते हुए भारत सरकार की क्या अप्रोच थी, उसकी रणनीति क्या थी, उसका रवैया क्या था। एक बारी आगे बढ़ने से पहले, अप्रोच को देखने से पहले, यहाँ पर आप पार्टीशन से पहले और उसके बाद आप एक बारी इंडिया के मैप पे नज़र डालो। ब्रिटिश इंडिया आपको दिख रहा है, ये येलो वाला। तो यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ ना दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद 15 अगस्त 1947 को, ये येलो वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली मर्ज होना ही होना था इंडिया के अंदर, ऑटोमेटिकली होना था। प्रॉब्लम पता है किसकी थी? ये ब्लू वाली स्टेट्स की, ये ब्लू वाली स्टेट्स की। हैदराबाद, मैसूर, मद्रास स्टेट, मणिपुर, खासी स्टेट, त्रिपुरा, कूच बिहार, बनारस, रामपुर, पंजाब स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये तो चला ही गया था उधर, इसकी तो बात बाउंड्री की इधर की बात करते हैं क्योंकि वो तो पाकिस्तान बनी गया है। राजपूताना स्टेट्स, गुजरात, ग्वालियर, स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, जूनागढ़, बड़ौदा, कोल्हापुर और डेक्कन स्टेट्स, ये सारे इनकी दिक्कत थी। चार जो प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स जिनके बारे में अक्सर हम लोग जिक्र करते हैं अपने कोर्स के अंदर, सबसे पहले आप उनको एक बारी मैप पे देख लो मेरे सामने यहाँ पर। एक आपका जम्मू एंड कश्मीर नंबर 1, दूसरा मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, और ये पांचवा भी आप यहां पर मान सकते हो, ये है जूनागढ़। मैंने आपको लोकेशन इसकी दिखाती, क्यों दिखाती? कशिश आपको ये या समक्ष आप भी जैसे उसके लिए देख सकते हो, आप मैप वगैरह जैसे देखते रहते हो क्वेश्चन वगैरह, तो उसमें ये डायरेक्शंस याद रखना कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, नीचे हैदराबाद, वो ब्लैंक करके अगर दे दे कभी कोई किसी एग्जाम के अंदर, इस जगह जूनागढ़ है और यहाँ पर मणिपुर और त्रिपुरा। ये तो आप नॉर्थ ईस्ट से और इसको पहचान लोगे। ये मैंने मार्क इसलिए करा है, हैदराबाद को भी चलो ठीक है पहचान लो, जूनागढ़ में दिक्कत आती है बच्चों को कि जूनागढ़ कहाँ पर है, ये है ठीक है, ये यहाँ पर देख लिया अच्छे से मैप पे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही। मैंने बताया था, मैं अक्सर एक नाम ले रहा था फर्स्ट लेक्चर से, याद है? इंटरिम गवर्नमेंट। सरकार तो अभी बन नहीं सकती ना, रियल गवर्नमेंट तो अभी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो तब बने जाएंगे ना जब एक प्रोसेस हो। इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? प्रोसेस ही नहीं है ना इलेक्शन के लिए। इलेक्शन का प्रोसेस कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना? बन रहा है, अभी टाइम लग रहा है। तो बन गई टेम्पररी गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते थे इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट ने इंडिया का बंटवारा ताकि ना हो, वो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज रियासतों में ना बटे जो कि अलग अलग साइज की हैं, इसके लिए एक दृढ़ संकल्प लिया और उसके लिए एक दृढ़ मेजर्स लिए, ठोस मेजर्स लिए। मुस्लिम लीग ने क्रिटिसाइज करना शुरू करा इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और मुस्लिम लीग का व्यू ये था कि अब वो तो तुम तो पाकिस्तान में चले ही जाओगे, तुम्हारी तो पार्टी वहाँ पर है, तो ये हिंदुस्तान को क्या बोल के क्रिटिसाइज कर रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, वो ज़बरदस्ती ना बड़ी सारी प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करवाना चाह रही है, जबकि उनको इन प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो कोई सा भी रास्ता अपना ले हमें ज्वाइन करने का। हमें मतलब मुस्लिम लीग बोल रहा है चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, चाहे इंडिया को ज्वाइन कर लो, या इंडिपेंडेंट हो जाओ। लेकिन मेजरली मुस्लिम लीग ये चाह रहा था कि हिंदुस्तान अलग अलग टुकड़ों में इधर से उधर से टूट जाए, बिखर जाए। इस टाइम पर इंडिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, अच्छा मुझे ये बताना, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दे रखी है? तो फिर ये बनते क्यों हैं?
लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जल्दी बताओ। लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन? आखिरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुके हैं हमारे देश में? पागल हो गए हो? पहले थे ये। देखो नॉलेज नहीं है ना तो बोलो मत। लास्ट थे, बताओ किसी को पता है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, लाल कृष्ण आडवाणी। सरदार पटेल वॉज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड उसके साथ साथ होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी इनके पास था इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली बाद। इन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई प्रिंसली स्टेट्स के साथ। देखो टर्म देखना यहाँ पर, एक एक शब्द मैं इसलिए खोद खोद कर आपको पढ़ाता हूँ। प्रिंसली स्टेट्स के साथ कभी भी डीलिंग वर्ड मत लिखाना, कोई भी रागिनी, शैली, कशिश, डीलिंग वर्ड मत लिख देना। हमेशा वर्ड यूज करना नेगोशिएट। पता है क्यों भाई? डील करने का स्कोप ही नहीं है। 3 चॉइसेस उनके पास है, तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए, मुझे फरारी खरीदनी है, लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन से कलर की क्या खरीदनी है। किसी के कमेंट बाजी ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यार रेड कलर लेना चाहिए था, यार यहाँ की नहीं, इस ब्रांड की लेते, इतने सीसी की इंजन की लेते। तो मैं उससे बोलूंगा अपने बाप को बोल देना, वो दिलवा दे मुझे। मेरे पैसे मैं डिसाइड करूंगा ना। आपको घर अपना कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना वो आप डिसाइड करोगे ना। यार यहाँ नहीं लेना चाहिए था, तो आउटर एरिया में तुमने ले लिया। लोग आपको बोले, जैसे मतलब मान लो, तो उनसे बोलो ना, अपनी बाप और माँ को बोल के अपने आप को बेच दे और हमें घर दिलवा दे फिर अच्छी जगह पर। यहाँ पर स्टेट्स के पास चॉइस देता है, यानी कि अभी ना बाप वो है, गधे जो है इस केस में वो हिंदुस्तान की सरकार है। तो छोटे छोटे बोने लोगों को जब ऊँट पे बिठा दिया जाए ना तो उनके अंदर भी एटीट्यूड आ जाता है। सिमिलरली प्रिंसली स्टेट के साथ भी ये हुआ। छोटे छोटे बोने कंचे हैं, छोटी छोटी गोटियां ये, लेकिन एटीट्यूड देखो, कंट्री बना रहे साले अपने आप को। तो इस टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक हिस्टोरिक रोल निभाया। और क्या साइकोलॉजी बंदे की, इनका स्टैचू ऐसे ही नहीं बन गया। इनका जो स्टेटस था, जो स्टैचर था, वो काफ़ी ज़्यादा महान था। आज आपको जो हिंदुस्तान दिखता है ना, कैसा भी दिखता है, वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू कि बीच में से सिर्फ एक भी कंट्री पास हो रही होती, एक भी कंट्री। रोज इस देश में सिविल वॉर हो रहा होता। जितनी एनसीईआरटी बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये सब भूल ही जाओ। तो हुआ क्या, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे उनके साथ इन्होंने नेगोशिएट करा। बट किस वे में नेगोशिएट करा? फोर्सफुली? जी नहीं, नेगोशिएशन कभी फोर्सफुली तो होती नहीं है। नेगोशिएशन हमेशा पॉलिटिकल टर्म्स में डिप्लोमेटिकली होती है। मैं इसलिए आपको राइट टर्म्स यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ये कि छोटी छोटी बातें हैं। कभी कभार कशिश होता, पता है क्या है? 100 मार्क्स पे आके ना, 100 मार्क्स पे है, आपने सब कुछ अटेंड कर लिया, 99 पे नंबर इसलिए रुक जाते हैं, एग्जामिनर ना, हेड ऑफ द एग्जामिनर के पास शीट जब भेजता है ना, तब वही देखता है कि इसकी क्या लैंग्वेज और सही जगह पर सही टर्म्स यूज करने की इसके पास टेंडेंसी है कि नहीं है। तो इसलिए कभी कभार हर एग्जामिनर एक नंबर काट लेता है, लेकिन यहां पर कटेंगे नहीं अगर सही टर्म्स यूज करना सीख जाओगे तो। जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिस्टोरिकल रोल की वजह से और डिप्लोमेटिकली नेगोशिएट करने की वजह से बड़े सारे स्टेट्स इंडियन यूनियन में शामिल होते हैं। अब ये चीज़ ईजी तो लग रही है, लेकिन इसके साथ अलग ही प्रकार की चुनौतियां थी। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। अब मुझे किसी बंदी को एक बार कन्विंस करना है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। 1 को कर लूंगा, 11 को कर लूंगा, 111 को कर लूंगा, 565 में से 565 मानेंगी कि नहीं मानेंगी ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ये गारंटी थोड़ी ना कर सकता हूं कि सभी को अपनी बीवियां बना लूंगा। इसके लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा स्किलफुल परसुएशन। मेरी बात करने की प्रक्रिया में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए
कि हर एक पर्सनैलिटी से अलग तरीके से बात करूं, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से उसको मैच करूं मैं। हर किसी का ऑरा अलग, उस ऑरा से मैच करते हुए मेरी जबान से वो शब्द निकलने चाहिए ताकि वो पिघले मेरी बातों से। कुछ ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा। फॉर इंस्टेंस, देयर आर 26 स्मॉल स्टेट्स इन टुडेज ओडिशा। आज का जो ओडिशा आपको दिखता है, वहां पर 26 छोटी रियासतें थी। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के अंदर लगभग 14 बड़ी रियासतें थी। 119 स्टेट छोटे छोटे इधर उधर तितर बितर होकर फैले हुए थे, बिल्कुल ही अलग, जिनमें अलग ही प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता था। किसी की आर्मी है, किसी की पुलिस है, कोई अपने सिक्के छाप रहा है, कोई कॉपर कॉइन्स छाप रहा है, कोई नोट छाप रहा है, नोट के ऊपर राजा की फोटो पड़ी हुई है, कोई राजा राज्याभिषेक जो करवाता है तो वो हाथी के ऊपर बैठकर करवाता है, किसी के पास बड़े बड़े महल हैं, सोने के सिक्के हैं, अशरफियाँ हैं, 100 रानियाँ हैं, किसी किसी के यहाँ बहुत अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। अब हम तो चाहते थे इंडिया को यूनाइट करना और ये कंट्री ना बने, मतलब ये अलग अलग रियासतें अपने आप को कंट्री के अंदर डिक्लेयर ना करें। तो गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी वो 3 पहलुओं पे आके खड़ी हो गई। उसके 3 प्रोमिनेंट फेजेस थे। पहला, जो लोग थे ज्यादातर प्रिंसी स्टेट्स के, ज्यादातर मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। लेकिन अभी आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिक्कत क्या देखी थी मेरे साथ? लोग तो निर्णय ले ही नहीं सकते ना प्रिंसी स्टेट्स में, यहां पर तो प्रिंसेस लेंगे। वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कुछ ना ऐसी तिकड़म चलाई जाए, जनता को अधिकार रहे बोलने का कि किसको ज्वाइन वो करना चाहते। तो बहुत सारे स्टेट्स को तो बात भी नहीं करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि वो तो जनता उनकी ऑलरेडी चाह रही है। जनता ऑलरेडी उनकी चाह रही है कि हम लोग बड़े ग्रुप के साथ रहे। अभी क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं है कि देश बना लें। घर में एक ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसके हार्मोन्स जस्ट डेवलप हो रहे हैं, वो भी एडल्ट नहीं हुआ है, वो गर्म खून का है या गर्म खून की है, उसको आज़ादी बहुत पसंद है। उसको अगर आज घर वाले एक बोलते हैं कि तुम अलग कंट्री जाके रहो, अलग रहो, वो रहो, वो मना नहीं करने वाला है, मना नहीं करने वाली, क्योंकि गर्म खून है। वो तो फ्यूचरिस्टिक अपने स्टोरी मेकिंग के हिसाब से बातें सोच रहे हैं ना। लेकिन घर वाले जानते हैं परिवार के साथ रहकर, एकता में रहकर कल को कोई चुनौती आएगी तो कम से कम हम तो खड़े हैं, परिवार तो खड़ा है। दूसरे कंट्री दूसरी जगह चले गए, पता चला कोई बात हो गई तो इतनी जल्दी तो हम पहुंच भी नहीं पाएंगे ना। तो यहां पर उनको ये लगा सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को कि जनता को कुछ ना कुछ उकसाया जाए, उनसे बात करी जाए। दूसरा पहलू, गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल। वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक लॉलीपॉप दी, अगर तुम हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लोगे, हम पहले से तुम्हें एक विश्वास दिलाते हैं, अपने शब्दों पे भरोसा दिलाते हैं, हम तुम्हें जो पर्सनल ऑटोनॉमी जो तुम अभी तक मेंटेन कर रहे थे ना, हम तुम्हें मेंटेन करने देंगे। तुम अभी तक, अब ध्यान से सुनना, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एम्फेसाइज करवाया था, अब यहां पर वो कंसेप्ट कैसे काम आएगा। तुम अभी तक ब्रिटिश पैरामाउंसी में थे, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश सुजरेनिटी में थे। इनकी छत्र छाया, इनकी अध्यक्षता के अंदर तुम अपनी इंटरनल अफेयर्स को स्वतंत्र रूप से कंट्रोल कर रहे थे। सिर्फ छत्र छाया थी अंग्रेजों की। सेम स्ट्रक्चर मेंटेन रखो, थोड़ा सा 19-20 का फर्क करके छत्र छाया हमारी मेंटेन रखो, हल्का सा 19-20 का फर्क कर देंगे, तुम्हें इंडिपेंडेंट रूप से इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने का वचन हम देते हैं। गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग सम फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी टू दीज रीजन्स। सरकार का आइडिया यह था, एक बारी मिक्स कर तो लो, पहले इनको एग्रीमेंट साइन करवा तो लो। मैंने धोखाधड़ी नहीं करनी है, क्योंकि भारतीय सरकार ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करती है, धोखाधड़ी नहीं करनी है। लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी का ये संकल्प ये था, एक बारी अकोमोडेट करवा तो लो। इंडिया की जो प्लूरल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमेशा प्लूरल ही होती है वैसे भी, जो प्लूरलिटी है, जो डाइवर्सिटी है, एक बारी फ्लेक्सिबल तरीके से अगर इसके साथ अडॉप्ट कर लेंगे, साम दान डन वे। कोई कह रहा है 50 रुपये चाहिए, कोई कह रहा है लॉलीपॉप चाहिए, कोई कह रहा है मैकडी का बर्गर चाहिए, कोई कह रहा है KFC का चिकन खाना है,
कोई कह रहा है उसको पेप्सी भी नहीं है। जिसको जो चाहिए अलग अलग तरीके से डील कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपना लेते हैं। अलग अलग रीजन्स की जो भी डिमांड है, ये राजा ये कह रहा है कि अगर हम आएंगे कसम खाओ आप ऐसा करने दोगे, हमने कहा चल करने देंगे। कसम खाओ हमारे खानदान में 100 बीवियाँ रखने की प्रक्रिया चलती है, आप ये नहीं कहोगे कि एक ही बीवी रखो मुझे क्योंकि 100 की आदत है, हाँ चल ठीक है रखने देंगे। अलग अलग रियासतें, अलग अलग उसकी डिमांडें, कुछ फनी डिमांडें, कुछ सीरियस डिमांडें, कुछ बकलोल डिमांडें, कुछ डैश डैश डिमांडें, सबको अलग अलग तरीके से मानना पड़ रहा था। अब क्या होता है, डिमांड जब तक एक मर्यादा के अंदर रहे ना तब तक वो अच्छी लगती है। मर्यादा भंग करके कोई चीज़ मनवा रहे हो ना तो बेटा उल्टी तुम्हारी तशरीफ मारी जाएगी। चार स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने मर्यादा अपनी औकात से बढ़कर चीज़ें मांगने की कोशिश करी, प्यार से मान नहीं रहे थे। तो उनके साथ भारत सरकार की अभी आप अप्रोच समझ रहे हो आज के लेक्चर में। अप्रोच यहाँ से स्टार्ट होती है कि यूनाइट करना डिफिकल्ट था। इंट्रोडक्शन हमने ये पढ़ा। उस टाइम पर एक मसीहा हमारे देश के अंदर थे जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। नाम था उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में जिनके लिए बनाई गई है, जिनके नाम पर। और यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रोच हम ये पढ़ रहे हैं अभी तक कि 3 कंसिडरेशन से, 3 फेजेस से, 3 भूमिकाओं पर चल रही थी। पहली, प्रिंसी स्टेट्स को ये बोला गया कि मतलब जनता सरकार ने रियलाइज़ करा कि ज़्यादातर प्रिंसी स्टेट्स में रहने वाली जनता भारत को ज्वाइन करना चाहती है, वो भारत का पार्टी बनना चाहती है, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्रिंसी स्टेट्स के राजा डिसाइड करेंगे, ना कि जनता। दूसरा पहलू ये था कि सरकार ने ये बोला कि चलो हम ठोस रवैये से नहीं, सबको एक तराजू में तो तोला नहीं जाता है ना, ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल इन साइड, 5 उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती हैं, तो हम अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ को डील करने के लिए तैयार हैं। तीसरा पहलू कौन सा और लास्ट पहलू, ये सारी की सारी जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, ये बंटवारे की वजह से खड़ी हुई हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी टेरिटरी सबसे पहले तो बटी इंडिया और पाकिस्तान में। अब विद इन द इंडिया बंटवाने की कोशिश है। तो अंग्रेजों ने इस बारी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चरम सीमा पर लाकर पटक दिया। डिवाइड एंड रूल तो नहीं, लेकिन डिवाइड एंड इंडिपेंडेंट रूल की पॉलिसी ला दी है कि डिवाइड करेंगे और सामने वाले को चॉइस देती है कि इंडिपेंडेंट रूल से तो इंडिपेंडेंट तरीके से तुम रूल कर लो, जिसकी वजह से देश में अलग अलग टेरिटरी का डिमार्केशन यानी कि बंटवारा होना, इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन टेरिटोरियल बाउंड्रीज, ये सारी की सारी एक ऐसी चुनौतियां आ गई जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका थी 1947 के टाइम पर। क्योंकि डर ये था ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज अगर इंटीग्रेट और कंसोलिडेट नहीं हुई तो इनके बीच में होंगी टेरिटरी का डिमार्केशन, और डिमार्केशन एक और सेंस से होना है। इस लाइन का तीसरे पहलू का एक और मतलब है, पता है क्या मतलब है? प्रिंसली स्टेट्स के साथ साथ भाई साहब और भी तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी अब जो इंडियन स्टेट्स का पार्ट बन गई हैं, उनकी भी तो बाउंड्री में फिक्स करनी है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश इतना है तो इतना किस बेसिस पर है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ये इतना बड़ा क्यों नहीं है, ये ऐसा ही क्यों है मध्य प्रदेश, उनकी बाउंड्री पे डिसाइड करनी है, ताकि बगल में उत्तर प्रदेश इससे ना चिड़े कि इसको ज़्यादा बाउंड्री क्यों दे दी। फिर कल को गोवा आनाकानी ना करे कि हमें इतना सा पार्ट क्यों दिया और उत्तर प्रदेश को इतना सा क्यों दे दिया। ये किस प्रकार से होगा, बाउंड्री किस प्रकार से डिसाइड होगी, ये भी चुनौती थी। तो देख रहे हो आपने इस चैप्टर के अंदर कितनी ज़्यादा सरदर्दी देखी है, कितनी ज़्यादा सरदर्दी। जिस चीज़ को जस्टिफाई मेरा थंबनेल करता है, ये थंबनेल करता है इस चीज़ को जस्टिफाई कि इतनी ज़्यादा चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के ऊपर। दिस इज नॉट अ चैलेंज बट चैलेंजेस। बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, ध्यान से सुनना, प्यार से जब इनसे बात करी जाती थी प्रिंसली स्टेट से, 15 अगस्त 1947 से पहले की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक टेरिटरी को हम लोग बोलते थे कि आगे चलकर ये बनेगा इंडियन यूनियन का पार्ट। ठीक है, जब ये नई बाउंड्रीज में मिक्स हो जाएंगी, जिनका बॉर्डर थोड़ा सा ऐसा डिस्प्यूटेड बॉर्डर और वो नई बाउंड्रीज में मिक्स होंगी, ये आगे चल के बनेगी इंडियन यूनियन। लेकिन हुआ क्या, इंडियन यूनियन तो छोड़ो,
बगल से निकल गई पाकिस्तान और अब 565 रियासतों का बर्डन खड़ा हुआ है सर के ऊपर। जो इनमें से बड़ी सारी स्टेट्स के रूलर्स थे उनको ये बोला कि अगर आपको भारत को ज्वाइन करना है ना तो आप एक एग्रीमेंट पे साइन करो। वो एग्रीमेंट जो बनाया गया भारत के लीडर्स के द्वारा, स्पेशली वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्वेश्चन देख रहे हो कितने साल पहले पढ़ चुके आप इसे, देख रहे हो आज आ गई ये कहानी। विच मैन डेट इनकी जो स्टेट है इस एग्रीमेंट को साइन कर कर इट इज रेडी टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। एंड लेट मी टेल यू दिस डॉक्यूमेंट एंड इट्स नेम कैन कम इन प्रीलिम्स ऑफ एनी एग्जाम। कि व्हाट ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था। यूपीएससी क्या करेगा, कभी ये नहीं पूछेगा कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन क्या था, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाकर बोलेगा कंसिडर द स्टेटमेंट। तो मिनिमम 3 स्टेटमेंट आपको देगा। बस यूपीएससी सबसे हाई लेवल का इसके ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन वो 3 स्टेटमेंट ऐसी होंगी कि आपको पता होंगी कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। लेकिन बाकी स्टेट पीएससी से भी ये पूछेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनमें से किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये यूएन का कोई क्लॉज है, क्या ये किसी टेररिज्म को ख़त्म करने का कोई पैक्ट है, क्या ये किसी स्पीशीज़ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ है, या फिर ये स्टेट्स की इंटीग्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट था। तो ऐसा कुछ बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसका मतलब ये था, एक्सेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक्सेस करना, यानी कि ये बोलना आई एग्री ऑन दिस 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 थिंग। तो स्टेट्स एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो एक्सेशन था प्रिंसली स्टेट्स का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर। ये ज़्यादा डिफिकल्ट था एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। ये देखो, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर, ये 4 प्रॉब्लमेटिक स्टेट्स। जो जूनागढ़ का जो इशू था ना, वो रिजॉल्व हो गया थ्रू प्लेबिसाइड। लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऊपर याद है एक तिगड़ा मैंने अभी बताई थी कि वो चाहते थे कि जनता ज़्यादातर स्टेट्स की ज्वाइन करना चाहती है। जनता तक अगर डिसीजन लेने का अगर कैसे भी करके तिगड़म एक गेम फिक्स हो जाए कि जनता डिसाइड कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जूनागढ़ के राजा को दिक्कत थी, राजा को, कि वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, सेपरेट कंट्री बनना चाहता। जनता चाहती थी इंडिया को ज्वाइन करे। प्लेबिसाइड यहाँ पर हुआ, हमने उससे बोला कि तुम जनता से पूछ लो ना। अब पता है वल्लभ भाई पटेल अलग अलग रणनीतियाँ कैसे खेलते थे। जैसे जूनागढ़ के राजा को बोला, जूनागढ़ के राजा कह रहे नहीं हम कंट्री रहना चाहते हैं। ठीक है, रह लो आप कंट्री, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। आपकी जनता तो हमने ये सुना था 99% ये कह रही है भारत के साथ जोड़ना है। तो राजा बोला वल्लभ भाई पटेल से कि आप रहने दो, मैं डिसाइड कर लूँगा वो किसके साथ रहना चाहती है। नहीं महाराजा, आप तो बुरा मान रहे हो, रख लो आप, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन ये पूछने आया था कि जनता का, मैंने सुना था कि जनता ज़्यादा ज्वाइन करना चाहती है, वो विलिंग है, इसलिए मैं आपके पास आया था। लेकिन आप कंट्री बनाने के पीछे पड़े हो। ठीक है, कल को सिविल वॉर वगैरह आपकी हो गई और जनता अगर पागल हो गई, आप अगर उसकी डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे और जनता ने देखा कि भारत की सरकार जनता के लिए कितना कर रही है, अगर हम भारत में होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, तो हमसे उम्मीद मत रखना। और सर जी क्या पता हमारी आर्मी भी आपके सिविल वॉर के अंदर जनता को सपोर्ट कर दे और आपके खानदान मर जाए, आप ही मर जाओ। नहीं, वो तो विचार आया मेरे मन में, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलता हूँ मैं, अच्छी चाय थी, बाय बाय। तो जूनागढ़ का राजा बोला अरे पटेल साहब क्यों भिगो के जूता मार रहा हो, बैठो ना, दूसरी चाय बनवाता हूँ और बैठ के बात कर लेते। ज़रा बताओ ज़रा, अगर मैं इसको साइन कर लूँ तो मुझे क्या क्या लिबर्टी दोगे। वल्लभ भाई पटेल के दिल से आवाज़ निकली, यस, हो गया काम। कश्मीर का इशू आप लोग जानते ही हो क्या हुआ था, महाराजा हरी सिंह के साथ, जिसको हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। जो पॉपुलर मूवमेंट्स का चैप्टर है, आई थिंक वहीं पर दे रखा है। नहीं, पॉपुलर मूवमेंट्स नहीं, इंडिया में, हाँ, इंडिया में विभाजन की टुकड़ों की बात चल रही थी। इंडिया टूट रहा था अलग अलग भागों के अंदर, मतलब ऐसे पॉपुलर मूवमेंट चल रही थी, जैसे खालिस्तान मूवमेंट, ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट। उस टाइम पर हम कश्मीर का इशू पढ़ेंगे।
इस चैप्टर के अंदर हम हैदराबाद मणिपुर का किस्सा भी जानते हैं थोड़ा सा, और जूनागढ़ का याद रखना है। मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि इनको ज्वाइन कैसे करवाया। जूनागढ़ के अंदर हुआ था प्लेबिसाइट, और इन टर्म्स को देख लेना जो मैं दूसरी टर्म बोलने जा रहा हूँ। मणिपुर के अंदर हुआ था रेफरेंडम। लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट चैप्टर मैंने करवाया था उसके बैक में दे रखा था इन दोनों का मतलब, दो मतलब और दे रखे थे, दो वोटिंग चीज़ें और थी, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दिन रात ये प्रयास कर रहे थे कैसे ना कैसे करके अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करा जाए। तो वो ना एक प्रिंसली स्टेट्स को 1947 के अंदर एक ना लेटर लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। उन्होंने बोला दोस्तों, आप लोगों ने जो भी निर्णय लिया है, जो भी चीज़ निश्चित करी है अपने मन में, आप अपनी जगह ठीक हो। भारत को ज्वाइन कर रहे हो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हो या इंडिपेंडेंट रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पता है क्या है, आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट से, पता है क्या है यार, पाकिस्तान को जो जो ज्वाइन कर रही थी ना उससे हमें दिक्कत नहीं थी। NWFP ने कर लिया, इसने कर लिया, उसने कर लिया, कोई बात नहीं, वो पाकिस्तान का पार्ट बनेगी। हमें दिक्कत ये थी कि इंडिया में रहकर अगर वो बीच में कहीं लोकेटेड है तो प्रिंसली स्टेट्स बनकर इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया अगर अपने आप को, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक मैप बनाकर दिखाया था, कितनी ज़्यादा दिक्कत भरी बात है। हम उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहे थे। पाकिस्तान के अंदर चले तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान तो बन ही गया है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने सारे मेंबर्स वहाँ पर चले गए क्योंकि वहाँ पर वो स्टेट लोकेटेड थी। तो प्रिंसली स्टेट भी कुछ कुछ वहाँ पर जाने को अगर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यार। और पाकिस्तान भी दो पार्टों में बटा हुआ है, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो कोई बात नहीं है। लेकिन बीच में से ना डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ऐसा 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 करके, ऐसे ऐसे करके फैल रखी है, ये नहीं। तो बोला कि इन्होंने अपनी लेटर के अंदर जो लिखा इंपॉर्टेंट है ये, बस सुन लो एक बारी, आइडियोलॉजी समझ लो, साइकोलॉजी समझ लो इनकी, वल्लभ भाई पटेल जी की। वी आर एट अ मोमेंटस स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग एक ऐसे इतिहास के दरवाजे पर खड़े हैं जिसमें करो या मरो वाली स्थिति है। अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें ना, हमारे सब के एक कॉमन प्रयास की वजह से अगर आप ज्वाइन कर लेते हो इंडियन यूनियन को, हम उसके बाद अपनी पूरी कंट्री को एक सक्सेस की, ग्रेटनेस की एक नई ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। जबकि अगर हम लोग अलग अलग होकर काम करें तो उसमें हमारा बल कमज़ोर होगा और अनएक्सपेक्टेड मेहमान, अनचाहा दुश्मन, आपदा, मुश्किलें, चुनौतियां हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी होंगी, जिनसे हमें वक्त वक्त हालातों के साथ अलग अलग जूझना पड़ेगा और कोई हमारा साथ भी नहीं देगा। मुझे विश्वास है कि इंडियन स्टेट्स जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगी कि अगर वो आपस में कोऑपरेट नहीं करते हैं और एक जनरल इंटरेस्ट में काम नहीं करते हैं तो राजा महाराजा जो हैं आपके स्टेट्स में क्या कहते हैं, जंगल रूल को बढ़ावा मिलेगा, हर जगह उथल पुथल मचेगी, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम सबकी कंट्री इंडिपेंडेंट अगर आप बना लोगे तो वो बर्बाद हो जाएगी, रुइन हो जाएगी, टुकड़ों टुकड़ों में मिल जाएगी। कुछ लोग तो ये वाली बात को समझ गए। एक जो ये प्यारी लाइन यूज़ करते थे ना, ये पता है क्या बोलते थे, इन्होंने एक ना मीटिंग बुलाई थी, मैं आपको दिखाऊंगा प्रधानमंत्री एपिसोड के अंदर। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें कहते हैं कि राजा महाराजा सारे आए, सारे तो आए भी नहीं, मतलब बहुत सारे आए थे लेकिन 80% प्लस आए थे, 300 350 के प्लस आए थे। तो बोलते हैं कि साइन कर दो उस पर, ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन इन्होंने बताया। तो वो कहीं तो साइन कर दिया, 111 120 ने साइन कर दिया था, बाकी लोग ना उठ के जाने लगे। तो ये बोलते हैं कल को अगर तुम पे ये ना थोड़ा सा ना, मतलब जैसे प्यार से बात नहीं मानना तो अकड़ जाते थे। फिर ये कहते थे ठीक है मत ज्वाइन करो, तुमने जब उठा नहीं लिया तो जैसे मतलब प्रिंसली स्टेट्स से ये कह रहे हैं उस मीटिंग में आके, सर क्या फ़ायदा है सभा, इन कॉन्फ्रेंसेस का, इन मीटिंग्स को बुलाने का, क्यों रख रहे हो सभाएं? ये हमारे पास चॉइस है ना, आप इतना पीछे क्यों पड़ रहे हो? रोज़ सबको कभी इसको लेटर लिख रहे हो, उसको लेटर लिख रहे हो मीटिंग के अंदर, मतलब मान लो इनको थोड़ा सा ह्यूमिलेटेड फील हो गया। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने तो साइन कर दिया, तो उन्होंने बोला हाँ साइन कर दिया ना, आपसे हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए क्यों बुलाया है? आज से मत बुलाना, हमें बुलाने की जरूरत नहीं, हम नहीं आने वाले आपके लेटर वेटर पे। एक बार आ गए आपने तो रोज़ रोज़ के ड्रामे मचा रखे हैं। जब बोल दिया हमने हम नहीं ज्वाइन करना चाहते आपको, तो क्यों पीछे पड़े हो हमारे? वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है कोई बात नहीं, जाओ जाओ घर जाओ, कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें नहीं बुलाने वाला, सॉरी गलती हो गई, अब से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, कोई तुम पे प्रेशर नहीं डालूंगा, कुछ इंस्टीट्यूट एक्सेशन की बाहर तक नहीं चलाऊंगा। लेकिन जाते जाते मेरी सब लोग एक बात सुन जाओ, कल को अगर आसपास की 2-4 स्टेट्स के अंदर
2-4 स्टेट्स का यूनियन अगर मिल जाता है प्रिंसी स्टेट का, मतलब मान लो उन्होंने बोला तुम 4 इस प्रिंसी स्टेट के बगल में लोकेटेड हो, तुम 5 कल को बन जाओगी कंट्री, और तू सुन ले ओए लाल टोपी वाले, अगर ये कल को चारों मिलकर तुझ पे आक्रमण करने का प्लान बनाती है ना, इनकी आर्मी हरामजादे बाद में आएगी, मैं अपनी आर्मी पहले भेज दूंगा, 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके तेरे को मिटा दूंगा मैं तेरी रियासत को। और बाकी 4 को बोला तुम्हें अगर कोई घेर ले तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करूंगा मैं। तो लौटते लौटते वो आए, सर बताओ करना क्या है, रेड पेन से करूँ कि ब्लू पेन से करूँ साइन। अब ये सारी साइकोलॉजी, सारी तिकड़म यूज करके इन्होंने 561 प्रिंसी स्टेट्स को यूनाइट कर डाला। 4 रह गई थी, एक को और कर डाला, कौन सी, जूनागढ़ को, थ्रू प्लेबिसाइड। रह गई अब 3, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। ये था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मिर उस्मान अली खान। ये बगल में खड़े हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।